बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। समर्स के दिन हैं लेकिन आज मौसम थोड़ा जो है वो बारिश वाला है। तो हमने एक ऐसे ही स्टूडेंट को एंड देन वो ख़ुद स्टूडेंट्स की अपब्रिंगिंग में बड़ी खिदमत है उनकी, दानियाल शेख साहब को हमने आज इनवाइट किया। एंड दानियाल से हमारी दोस्ती फूड पांडा से थी और लम्स से हमारे कुछ कनेक्शंस थे। उसके बाद इन्होंने अपनी तालीम हासिल की बेलफास्ट में आके, और फिर वापस इनको जो जज्बा था कि लोगों की हेल्प करें, तो ये वापस यूनिवर्सिटी के अंदर गए और इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को कोर्सेज़ के अंदर तालीम देते हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रज़ा। बहुत खैरियत से हूँ, बहुत आफियत से हूँ। आई होप आप भी आफियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इंग्लैंड की विंटर्स को, सो कॉल्ड समर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दरमियानी सी कैफ़ियत है। कभी जो है एकदम सन निकल आता है तो समर हो जाते हैं, और कुछ जो है थोड़ा-सा विंटर भी रहता है, तो सर्दी और गर्मी के बीच में। बहरहाल दानियाल भाई ये बताएँ कि वेयर डिड यू स्टार्टेड योर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विच सिटी, एंड देन फिर आप वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन लम्स के बाद बेलफास्ट का डिसीजन कैसे लिया, एंड देन व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो बैक अगेन एंड सर्व द कम्युनिटी? तो आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मैं अपने ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है, आई विल जस्ट कीप इट शॉर्ट, नॉट टेक इट लॉन्ग, बिकॉज हम टीचर्स का एक प्रॉब्लम होता है, हमारी एक नेचर का पार्ट होता है दैट हमें बताना पड़ता है कि भाई जस्ट स्लो स्लो डाउन, आप थोड़ा सा जिप इट, ताकि जो है बाकी सामने वाले को बोलने का मौका मिले। तो मेरा जो ओरिजिन है बेसिकली वो हैदराबाद से है। मैंने और हैदराबाद में मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद मैंने फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से अपनी तालीम का आगाज़ किया। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, सरप्राइजिंगली मेरे पेरेंट्स काफ़ी इंडल्जेंट थे, इंडल्जेंट पेरेंट्स थे रादर देन अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। तो उन्होंने ये फैसला बचपन से ही मेरे साथ छोड़ा, मुझे स्कूल्स विज़िट करवाए। सही है, तो मुझे काफ़ी स्कूल्स उन्होंने विज़िट करवाए हैदराबाद रीजन के अंदर। तो ये बात है अर्ली 2000s की। तो स्कूल विजिट करवाए तो मुझे फाउंडेशन पब्लिक स्कूल का कल्चर फ़ौरन ही अट्रैक्ट किया। इससे ये पता लगता है कि बच्चा जो है वो कंज्यूमर साइकोलॉजी में बिल्कुल बचपन से ही जो है वो उसकी आगाज़ हो जाता है, कंज्यूमर वो सिलेक्शन स्टार्ट कर देता है। और रीज़न ये था सिलेक्ट करने का फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, क्योंकि उनका कल्चर बहुत फ्रेंडली था और इंक्लूसिव था। तो इसलिए मैंने फाउंडेशन पब्लिक स्कूल चूज़ किया। और रादर देन गोइंग फॉर कन्वेंशनल स्टडिंग पैटर्न्स, वो लोग जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू स्कूल्स के टैलेंट्स को इमर्ज करते थे। सही है। तो फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के अंदर मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया। अच्छा, ये मेरे कल्चर के अंदर, फॉर इंस्टेंस मेरे फैमिली कल्चर के अंदर, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली कल्चर के अंदर काफ़ी चीज़, इट वाज वेरी समथिंग दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, कि बच्चा जो है एक दिन टमाटर बन के जा रहा है, तो एक दिन क्रिकेटर बन के जा रहा है, तो एक दिन हम्म, गांधी बन के जा रहा है, तो एक दिन जो है एयरफोर्स पायलट बन के जा रहा है। तो अब सही उन्होंने, और पब्लिक स्पीकर बन के जा रहा है, एक दिन जो है वो दादा के जो है पेट्स लेके जा रहा है। तो उन्होंने हमारे ह्यूमन एलिमेंट को जो है ना, हमें टच करना सिखाया, उसको फील करना सिखाया, उसको एक्सप्रेस करना सिखाया, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल अर्ली एज ऑफ एजुकेशन में, चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। उसके बाद अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, मैंने अपने फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में अपने स्कूल तक अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद में अगर मैं अपने कॉलेज एजुकेशन की बात करूं, तो मैंने हर दूसरे इंडिविजुअल की तरह जो कि पाकिस्तानी कल्चर और साउथ एशियन कल्चर में रहता है, मैंने इंजीनियरिंग का इंतखाब किया। मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग और मेडिकल। तो मैंने राइट। इंजीनियरिंग का इंतखाब किया बिकॉज हमारे यहाँ एक मिथ डेवलप्ड है कि इफ इट इज़ अ डॉटर, देन शी विल ऑटोमेटिकली बिकम अ डॉक्टर, एंड इफ इट इज़ अ सन, देन ही विल ऑटोमेटिकली बिकम अ इंजीनियर। तो उसके ऊपर काफ़ी यस। हमारे पास सोशल मूवीज़ भी हैं, फॉर इंस्टेंस थ्री इडियट्स है, और भी इस तरह की काफ़ी हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग और मेडिकल से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। बस मेरा एक छोटा सा समझने डिसएग्रीमेंट ये है कि हर इंडिविजुअल इज बॉर्न डिफरेंटली, हर इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट होता है। सही है। और मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी जो है वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, एंड उसके साथ साथ अपने करियर पाथ का भी थोड़ा थोड़ा विजन इनिशियली नज़र आना स्टार्ट हो गया था। ये आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन who is very friendly with machines. So I didn't have, uh, a very close relationship with machines. But yes, I had a very close relationship with people around me.
तो मेरे अंदर ये ट्रेड स्टार्टिंग से था, सिंस स्कूल टाइम्स, कि मैं दोस्तों के साथ टीमिंग अप करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था, और उन एक्टिविटीज़ हुँ, पर करता था जिनके अंदर मुझे टीम बॉन्डिंग, टीम कम्युनिकेशन, इस तरह और सोशल इंटरेक्शन का मौका मिले। तो मैंने कोशिश ये की अपने स्कूल एरा के अंदर कि मैं जितने भी आपके स्कूल प्रिफेक्ट्स होते हैं, स्कूल मॉनिटर्स होते हैं, हाउस कैप्टन होते हैं, इस तरह की जितनी भी लीडरशिप बेस्ड पोजीशंस हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड पोजीशंस हैं, इसमें हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लूँ। तो ये मुझे चीज़ शुरू से अट्रैक्ट करती थी। कॉलेज में भी ऐसे ही रहा। तो कॉलेज जब एंड होने लगा तो दैट वाज द टाइम व्हेन यू हैव टू चूज योर करियर। एंड आई थिंक दैट ये एक बहुत बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि यू कैन नॉट चूज योर करियर ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 2 years। आई मीन व्हाट आई मीन बाय 2 years इज कॉलेज ईयर्स, कि आप 2 साल की बेसिस पे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट की है या प्री मेडिकल ऑप्ट की है लाइक एनी अदर स्टूडेंट, तो जो है आप इंजीनियर ही बनेंगे या डॉक्टर ही बनेंगे। यू शुड एक्सप्लोर हुँ, मोर ऑप्शंस एंड यू शुड लुक बैक एट द स्कूल ईयर्स एज वेल। मतलब आप ये है कि आप सिर्फ कॉलेज ईयर्स की बिना पे अपने अपने करियर को डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपने स्कूल टाइम को, जो कि आपके ऑलमोस्ट 14 years ऑफ एजुकेशन होते हैं या 10 years ऑफ एजुकेशन होते हैं, उसको डिसक्रेडिट नहीं कर सकते आप। तो इसलिए हुँ, मैंने हुँ, थोड़ा एक्सप्लोर किया। अच्छा, एक एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माय पेरेंट्स आर गवर्नमेंट टीचर्स। माय फादर इज अ फिजिक्स ओके, प्रोफेसर एंड माय मदर इज आल्सो अ फिजिक्स प्रोफेसर इन गवर्नमेंट हाँ, कॉलेजेस। सही। अच्छा आई हुँ, हुँ, हुँ। दानियाल, मेरा एक सवाल इस उस पूरे पस मंज़र में बन रहा था, क्योंकि मैंने हैदराबाद से बिलख़ुसूस बहुत बहुत काबिल लोगों को देखा है और बहुत बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस के ऊपर, इवन यूके के अंदर मैंने देखा है कि हैदराबाद से एक शहर छोटा है, लेकिन उधर से जो लोग बाहर निकल आते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी खिदमत अंजाम दे जाते हैं। और हैदराबाद के अंदर अगर कोई, यानी अगर उसी सिस्टम के अंदर स्टक रह जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा उस निज़ाम के अंदर फँस भी जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसे बच्चे हैं कि जो शुरू के अंदर अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर किसी एक सिस्टम के अंदर फँस जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी मज़हबी वजह से किसी एक सिस्टम में फँस जाते हैं मदारिस में। कुछ बच्चे होते हैं किसी और वजह से किसी सिस्टम में फँस जाते हैं। लेकिन उनकी जब अपब्रिंगिंग होती है और वो किसी मुकाम पे पहुँचते हैं, जैसे लास्ट इंटरव्यू के अंदर एक डीएच के हाफ़िज़ कुरान थे जो इस वक़्त जमैका के अंदर केपीएमजी पूरा उसको डेटा एनालिसिस मैनेज कर रहे हैं। तो फिर उनकी अगर बेस अच्छी होती है तो उस वजह से वो किसी बेरारवी का शिकार नहीं होते। यानी कि बेरारवी से मेरा मतलब कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट पीना। अ, एक बच्चा है कि जो इतनी उसको आज़ादी दे दी आपने बचपन में इंग्लैंड के अंदर कि गोल्डन स्पून दे दिया, तो वो तो वेप करना शुरू हो गया है क्लास 8 के अंदर। अब वो क्लास 8 में वेप कर रहा है, क्लास 10 में सिगरेट पिएगा, उसके बाद 14, 15, 17, 18 आप जानते हैं मामले, और 25 में वो कर चुका होगा पता नहीं क्या-क्या। और जब उसको वापस जॉब लाइफ में लाया जाएगा 28, 29 के अंदर, तो फिर वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इस तमाम मामलात के अंदर, जैसे आपकी हैदराबाद की एक छोटे से उसके अंदर अपब्रिंगिंग आपके वालिदैन ने इतने अच्छे अंदाज में की और गोल्डन स्पून नहीं दिया, यानी कि वो उर्दू के अंदर हमारा एक मुहावरा है कि दो शेर का निवाला लेकिन सोने का निवाला लेकिन रखो शेर की निगाह। तो क्या ऐसा करना चाहिए पेरेंट्स को उस अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कि वो निगाह भी बहुत अच्छी रखें और दे भी सब कुछ? आपको बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, पेरेंट्स, मैंने जैसे अभी आप मेंशन किया था एक वर्ड इंटेलिजेंट, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर में चीज़ पढ़ाते हैं साइकोलॉजी के अंदर कि हमारे पास 3 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर जो है ना, अभी एक रिसेंट मूवी भी आई थी बॉलीवुड की, एनिमल के नाम से। तो अ फादर और अ मदर इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट केस, एंड सही। दे डू नॉट गिव लेवरेज। वो जो एक होता है ना ओपन एंड, बच्चे को नहीं दिया जाता, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। अच्छा, अगर हम अपने साउथ एशियन कल्चर में देखें तो मोस्टली यही होता आ रहा है, चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से। मैं इस चीज़ के ऐसे ही। बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कोई डिबेट नहीं करूँगा, और हुँ, डिबेट करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सामने जो भी लोग आएंगे, आई एम नॉट दैट आई वुड से टैलेंटेड और एजुकेटेड कि मैं इस पर इतनी बात कर सकूं। मेरे पास जितनी नॉलेज है अब तक, जो मेरी लर्निंग है, जो मेरी मैं आपको वो बताया था, एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अच्छा, दूसरे हुँ, टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स। नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स आर दोज पेरेंट्स, मतलब ये दो एक्सट्रीम्स हैं हमारे कल्चर के अंदर जो कि नॉर्मली पाई जाती हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। नेग्लेक्टिंग हुँ, पेरेंट्स आर दोज पेरेंट्स जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, दोज हुँ, हु नॉट पे अटेंशन टू देयर किड्स। सही है। तो ये ज़्यादातर होता है कि ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जब पेरेंट्स उतने ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होते अपने हुँ, उनकी बाउंड्रीज सेट नहीं होती हैं अपने किड्स की अपब्रिंगिंग के अंदर, और दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर,
उनके बच्चों को ग्रो करने में। सही है। अच्छा, उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग में फॉर इंस्टेंस खाला ताया चाचा, दे हैव अ वेरी बिग रोल, और हमारा रिलीजन भी इस चीज़ को प्रमोट करता है। वी हैव दिस फैमिली सिस्टम एंड वी शुड। फैमिली कल्चर। But the thing is that you should have a boundary, clear boundary के where you have to put your foot down as a parent कि भाई this is where the line ends and this is where I will be taking decision for my kid rather than someone राइट। else. अच्छा, राइट। ये दोनों एक्सट्रीम्स तो मैंने देखे हैं। एक जो एलिमेंट है जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया इंडल्जिंग पेरेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है सोसाइटी में, या फिर उसको इनकलकेट किया ही नहीं जाता। ये डर, इस डर से कि हमारी सोशल एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी। मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हर डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे, उनका से लेंगे, तो फिर लोग हमें समझेंगे कि हम बेवकूफ़ हैं, या फिर हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, या हम अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही। लिमिटेड नॉलेज है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि देखें, हर इंसान जो इस दुनिया में आता है, वो उसकी एक हम्म। इंडिपेंडेंस होती है, सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी होती है। उसमें बच्चे की भी हम्म। ऑटोनॉमी होती है, करिए कुछ हद तक। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि आपको कम्युनिकेशन जो है ना वो टू वे रखनी चाहिए रादर देन वन वे। तो उसके अंदर से स्टाइल में नजर आता है जो कि इंडल्जेंट पेरेंट्स का, जो कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में उनके साथ साथ एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड जो है वो एज अ टीम इस पूरे प्रोसेस को लेके चलता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मेरा सवाल आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आप इस वक्त क्या नीड है स्टूडेंट्स की और इस वक्त कहाँ पे। तो आपने फिर लम्ब से तालीम हासिल की और आप फिर यहाँ आए और फिर आप वापस अभी एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों की ग्रूमिंग करें, तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और एजुकेशन और आईटी, और हम किस तरीके से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको पता चले कि यहाँ पे बेलफास्ट के अंदर या यूके के अंदर या यूएस के अंदर या कनाडा के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बना बना के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सही है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो बैचलर है वो लम्स से है। लम्स के अंदर मैंने बीएससी किया मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर। लम्स इज द वन यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिसको AACSB एक्रेडिटेशन मिली हुई है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। वहाँ पे भी मैं ऑब्वियसली स्टडीज़ के साथ साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा। वहीं पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एज एक्स्ट्रा एक्टिविटी मेरा बेसिकली रुझान फिटनेस की तरफ ज़्यादा था। तो आई मेट अ पर्सन, ही वाज अ इंजीनियर। सही है। अब आप, मुझे यूनिवर्सिटी से पहले लगता था कि यार मैं इंजीनियर हूँ, अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे दोस्त इंजीनियर ही होंगे। लम्स जाके मुझे पता लगा दैट यू शुड हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ फ्रेंड्स इन योर सर्कल, एंड दिस इज हाउ यू ग्रो, एंड दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस इन योर करियर। तो ये लर्निंग मेरी वहाँ पे हुई। तो ही वॉज एन इंजीनियर, हिज नेम इज साजिद, एंड ही वाज स्टार्टिंग ऑफ बैक इन 2016। वो 2016 के अंदर एक स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, डाइट डिलीवरी फूड सिस्टम का। सही है। डाइट डिलीवरी बेस्ड सर्विस स्टार्ट कर रहे थे लाहौर के अंदर, लाहौर के रीजन के अंदर, स्पेसिफिकली लम्स की सराउंडिंग्स के अंदर। तो आई वाज competing इन अ फिटनेस कंपटीशन एट दैट टाइम। तो मैंने जो है फिर उनके साथ लाइन अप किया। उनसे मैं जिम में मेरी मुलाकात हुई थी, एंड आई ही एक्सचेंजेस आइडियाज विद मी, एंड देन आई लाइन अप विद हिम। तो उस वक्त मैं उनकी प्रमोशन, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज अ लाइव एग्जांपल इन दैट केस। मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था जो भी उनका डाइट फूड डिलीवरी सिस्टम था। तो आई वाज अ टेस्टिमोनियल इन दैट केस। सो उसके थ्रू मैंने उस वक्त बिजनेस डेवलपमेंट सीखी। मुझे उस वक्त बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब भी नहीं पता था। ऑब्वियसली आई वाज इन माय सेकंड ईयर और सो, तो मेरे पास कोई इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, तो कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं। तो इन दैट ईयर आई लर्न अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट, हाउ डू यू अप्रोच द कस्टमर। तो मुझे ये समझ आया, द फर्स्ट नेसेसरी थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट यू शुड नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। अब वाह। इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स देखे हैं हिस्ट्री के अंदर। सिनेमा के अंदर हमने जॉर्डन बेलफर्ट को देखा है कि उनकी एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है सेल मी अ पेन। सही है। तो अब देखें, दिस इज अ वेरी इनग्रेन कॉन्सेप्ट। इफ यू डोंट नो हाउ टू कन्विंस द अदर पर्सन, देर देन देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग अ बिजनेस। मेरा तो ये मानना है इस चीज़ में। तो मतलब अगर आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते टू अदर पर्सन, देन आई थिंक दैट यू आर नॉट इन द ऑन द राइट ट्रैक। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला जो हम कंपोनेंट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं वो है, यू शुड नो हाउ टू सेल।
and you should know how to convince other person. So selling is one thing that I have learned, and I have spent some time in the industry, and I have chosen those career paths in my industrial life, or in my professional life, in my corporate life, that should make me learn the art of selling to some extent, be it B2B selling, business to business selling, be it online selling or offline selling. So वो चीज़ मैंने जो है सीखने की कोशिश की, एंड आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी individual. They should know how to sell themselves. It will help them, टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट. और हर वक्त ये चीज़ आप कर रहे होते हैं, अगर आप नोटिस करें अपने दिन के अंदर, अपने दिन को अगर देखें, तो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर नेगोशिएटिंग और यू आर सेलिंग टू अदर पीपल. नेगोशिएशन इज ऑल्सो वन स्किल, ऑल्सो वन पार्ट ऑफ सेलिंग. तो नेगोशिएशन आप जब भी सीख सकते हैं जब यू नो हाउ टू सेल. तो ये तो हम अपने स्टूडेंट्स को लाजमी सिखाते हैं. सही है. इसके ऊपर हमें काफ़ी बैकलैशेस भी आए यूनिवर्सिटी के अंदर, काफ़ी सोशल मीडिया पर हुँ, बैकलैश आया, काफ़ी मिसकंसेप्शंस लोगों के रहे. अच्छा, लोग जो है वो बिजनेस आइडिएशन को सेलिंग से कंफ्यूज करते हैं, तो यही एक सबसे हुँ, बड़ा प्रॉब्लम है. बिजनेस आइडिएशन इज अनदर बॉल गेम. बिजनेस आइडिएशन के केस में द रूल्स आर वेरी डिफरेंट. बिजनेस आइडिएशन हुँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है. जब आप किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हो तो वो स्टेजेस जो है बिजनेस आइडिएशन पे आता है. इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट वर्सेस यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, दीज टू आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स. तो जो हम चीज यस। सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो सेलिंग सिखाते हैं. क्योंकि देखें, हम जिस एरा में लाया करते हैं, हम जिस डोमेन में लाया करते हैं, स्टूडेंट्स, हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. तो rather than thinking impractically or wasting time on acquiring resources, we should first learn how to sell them, how to acquire resources, or how to be helpful for other people, how to make yourself useful. तो वेरी सबसे पहला नाइस। टास्क जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिशियल ईयर्स, वो यही सिखाते हैं कि बेटा, यू हैव टू बी फर्स्ट यूजफुल फॉर अदर पीपल, फॉर द इंडस्ट्री. यू हैव टू ब्रिंग और एड वैल्यू टू द इंडस्ट्री. तो ये चीज़ जो है राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है. उसके बाद जो है फिर हम ये सिखाते हैं इन द लेटर स्टेजेस के भाई बिजनेस आइडिएशन कैसे करते हैं. उसके लिए हम उनको जो है जो हमारे निसाब के अंदर जो कि एचईसी ने हमें गाइडलाइंस दी हैं, उसके हिसाब से हम उनको डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, और रिटेल मैनेजमेंट के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर, हम उनको जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ाते हैं कि भाई प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस कैसे होती हैं. फॉरन कमर्शलाइज नहीं कर सकते आप किसी प्रोडक्ट को, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी टेकन ईजी. सही है. दैट कैन बी हुँ, टेकन कैजुअली. ऑब्वियसली उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है. हम इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं स्टूडेंट्स को. अभी जब हम अपने जो एक्टिविटीज़ करते हैं अपने के अंदर भी, हम स्टूडेंट्स को रियल टाइम सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग करवा रहे होते हैं थ्रू एक्टिविटीज. मतलब ये कि वो उनको फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि भाई, ज़बरदस्त। नो मैटर इफ यू अर्न प्रॉफिट और लॉस, यू हैव टू पे अ कॉस्ट दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. हुँ, फॉर इंस्टेंस, हुँ, अगर आप घर में रहते हैं तो आप जो है अपने यूटिलिटी रेंट्स पे करते हैं. अगर आप अगर आप पंखे के नीचे बैठे हैं ना बैठे हैं, आपने बिजली का बिल पे करना है अपने घर का. तो ये चीजें हम जो है ना स्टूडेंट को सिखाते हैं, सही, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ. तो ये सही। एक पाथवे होता है. देखें, हम उसको जो है इम्प्रैक्टिकल आइडियाज नहीं सिखा सकते. कि फॉर इंस्टेंस जो है मेरे छोटी एक एग्जांपल दे रहे थे एक ट्रेनिंग के अंदर, कि हम स्टूडेंट्स को एक आइडिया है कि बेसिकली हम जो है वो एक ट्रिप्स प्लान करें. ट्रिप्स प्लान होते हैं, इसके बेसिस पे कुछ स्टार्टअप्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर. फॉर इंस्टेंस गोजैन डॉट पी के एक स्टार्टअप है, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं. ट्रिप बुक मी डॉट पी के एक स्टार्टअप है. लेकिन हम अगर ऐसा कोई स्टार्टअप प्लान करें कि हम जो है जितने भी ट्रिप्स हैं वो हम चांद पे करेंगे, हम लोगों को चांद पे लेके जाएंगे, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, विच कैन नॉट हैपन इन हुँ, तो रियल टाइम. तो अब रियल टाइम के अंदर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं. रियल टाइम के अंदर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व कर सकते हैं. तो सही। हमारा फोकस ये होता है कि देखें, अभी हमारे पास इकोनॉमी का डेफिसिट चल रहा है पाकिस्तान के केस में, और हुँ, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर इन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ऑफ फुलफिलिंग देयर इकोनॉमी डेफिसिट. तो उस केस के अंदर इकोनॉमी डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए एक ऐसा नौजवान या एक वर्कफोर्स का जो है पार्ट या इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम कर सकता है, जिसके पास बिल्कुल इनिशियल बेसिक नॉलेज है, वो किस तरह हुँ, कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो किस तरह यूजफुल बन सकता है. या तो वो ये चीज समझ ले, हुँ, इस चीज का सेंस समझ ले कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, हाउ टू कन्विंस, हाउ टू नेगोशिएट. नंबर वन. नंबर टू, अगर वो प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता है तो वो किस तरह करे.
प्रोडक्ट उस लाइन में, उस डोमेन में डेवलप करें जहाँ पे नीड, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अपॉर्चुनिटी हम्म रिकग्निशन हम जब पढ़ते हैं, या अपॉर्चुनिटी, इस जो पूरे प्रोसेस को हम अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन कहते हैं। अपॉर्चुनिटी हम्म रिकग्निशन की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, जो कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप के निसाब का पार्ट भी है। हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटी अच्छा, रिकग्निशन। दानियल भाई, बहुत जो है ना वो एक तरीके से डिफिकल्ट होती जा रही है और बहुत कम्युनिकेशन जो है ना वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने तमाम चीज़ों को, और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे भी आ रहे हैं और इकरा में भी हैं या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इवन हैदराबाद के, कराची के और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जो मौजूद हैं, कि वो वहाँ ऐसा क्या काम करें जो। लेकिन एक छोटा सा एक एलिमेंट है कि अगर वो जवान जिसके जहन में एक आइडिया आता है, ये हमने यूथ पार्लियामेंट में तकरीरी मुकाबलों के दरमियान सीखा था, कि भाई कोई अगर आइडिया आया, फॉर एग्जांपल कि मैं कभी इंग्लैंड जाऊंगा और वहाँ पे क्रिकेटर बनूंगा, या मैं वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी बनूंगा, या मैं कुछ ऐसा करूंगा, और फिर मैं पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों को वहाँ से कनेक्ट करूंगा, तो एक पेज बना दो, फेसबुक पे एक पेज बना के छोड़ दो, और आगे 20 साल या 30 साल बाद अगर कभी मौका मिले ऐसा, तो फिर ये सारी प्रैक्टिकलिटीज़ और ये भी देख लेना। तो जो आपने सारी बातें बताई वो तो परफेक्ट है 100%, और इसके अंदर मज़ीद ज़ाहिर है आप पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर वसअतें इतनी है कि इसके ऊपर तो 9-10 शोज़ हो सकते हैं। लेकिन एक जो एलिमेंट ये है कि जो आपके स्टूडेंट्स वहाँ पे इस वक्त कर सकते हैं, तमाम हर बच्चा, चाहे वो अंदर एरिस्टोटल है या उसके अंदर जो है वो कोई भी है, वो सिंगर है, वो म्यूजिशियन है, वो आर्टिस्ट है, वो उसके जहन में जो भी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एक्स वाई जेड, एक काम जो वो कर सकता है, मेरी आजिज़ाना सी राय है कि वो जब कोई आइडिया आए एक फेसबुक पे पेज बना के छोड़ दे, और क्या पता उसको 20 साल बाद वो मौका मिल जाए, क्या पता 25 साल बाद मौका मिल जाए, क्या पता 30 साल बाद मौका मिल जाए। तो ये एक छोटी सी चीज़ है कि जो मैंने देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, के मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं वो एक माशरा बन रहा होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं, जो आप सोच रहे होते हो। अच्छा। मिसाल के तौर पे हम क्रिकेट का एक माशरा सोचते थे, तो इंग्लैंड के अंदर आया, तो मैंने कहा अभी यहाँ तो काउंटी में ऐसे यूं करके ले आते हैं लड़के, और पैसे भी दे देते हैं और खेल लो। फिर एक मेरे जहन में चीज़ बन रही थी कि यार मैं कोई नौखानी सुनता हूँ या कोई नाच सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा है कि मैं शौक है कि तो यहाँ पे तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो इजीली सबको दे देते हैं मौका। तो जब वो फिर आप उस लेवल पे पहुँचते हो कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी और आपको सब कुछ समझ आने लगता है, तो फिर आपको चीज़ें नज़र भी आना शुरू हो जाती हैं कि यार ये सामने 400-400 लोग बैठे हैं, तो इसके ज़हन में क्या चल रहा है, इसके ज़हन में क्या चल रहा है, इसके ज़हन में क्या चल रहा है, इसके पैर क्यों हिल रहे हैं, इसका क्या हो रहा है। वो चीज़ें कब समझ आती हैं कि जब बच्चों को बचपन से साइकोलॉजी का इल्म दे दिया जाए। अब किसी बच्चे को एफपीएस के अंदर हो सकता है वो बचपन में दे दिया गया हो, किसी बच्चे को हो सकता है वो 26 साल की उम्र में दिया हो, किसी को 23 साल की, किसी को 19 साल की। शायद साइकोलॉजी का इल्म जितना जल्दी दे दिया जाए उसे,